नमस्कार दोस्तों, लेट्स बिगिन द relevant current affair topic for the UPSC CSC Prelim 2026, and today is 25th of August 2025, and the topic we will discuss today are fortified rice scheme extended till 2028, National Organ Tissue Transplant Organization, SEBI mooted regulated venues for pre-listing companies, CCPA penalty on Rapido for misleading advertisement, NTCA limit definitions of tiger corridor, and mapping of Uganda we will discuss today. दोस्तों, जो पिक्चर दिखाई दे रही है इस फ्रेम में, वो जो है NOTTO की है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, और ये ऑपरेट करती है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। फोर्टिफाइड राइस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि यूनिवर्सल सप्लाई में फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्कीम के अंडर दिसंबर 2028 तक। तो फूड फोर्टिफिकेशन को समझते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि असेंशियल विटामिन मिनरल ऐड किए जाते हैं फूड प्रोडक्ट में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इम्प्रूव की जा सके। पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है जो कि एम करती है प्रिवेंट करने को और करेक्ट करने को वाइड स्प्रेड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को, जिसको कि बहुत बार हिडन हंगर कहा जाता है। इससे ये कारण होती है पुअर डाइट्स का। उसके अलावा फोर्टिफाइड फूड जो है, इसको डाइटरी हैबिट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इससे सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है न्यूट्रिएंट को डिलीवर करने के लिए, ताकि लार्ज पॉपुलेशन जो है न्यूट्रिएंट रिच खाना खा सके। कॉमन एग्जांपल क्या है फोर्टिफिकेशन के? आपने टाटा नमक का एग्जांपल देखा होगा, उसने आयोडाइज सॉल्ट देता है। तो आयोडाइज सॉल्ट जो कि ब्रेन के लिए, ग्वाइटर को ठीक करने के लिए अच्छा होता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा होता है। इसलिए विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, आपने मिल्क के पैकेट्स पे देखा होगा कि विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन होता है। फॉलिक एसिड इनरिच्ड फूड होता है जो कि एनीमिया से बचाता है। फोर्टिफाइड राइस जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और विटामिन ए फोर्टिफाइड ऑयल जो कि हेल्प करता है विटामिन ए की डिफिशियंसी को कम करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ के साथ चलते हैं। तो फोर्टिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो फोर्टिफिकेशन 45 दिनों के बाद जो है फोर्टिफाइड चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि 78.7% बच्चे और 75% डिस्ट्रिक्ट में एनामिक हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको ऐड किया गया है फोर्टिफाइड फूड को। उन्हें वहाँ एक ट्रायल बेसिस पे ट्राई किया गया है कि फोर्टिफाइड फूड दिया जाएगा। 2019 से शुरू किया गया था, 2022 में यूनिवर्सल कवरेज में दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके टेक्निकल स्टैंडर्ड FSSAI ने डिस्कस किए हैं। कंपोनेंट क्या है इस स्कीम के? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम PDS, PM पोषण, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्पेशल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव जैसे WBNG एंड SAG। यूनिवर्सल कवरेज होता है, न्यूट्रिशनल फोकस से रहता है, आयरन पे, फॉलिक एसिड पे, विटामिन B1-2 पे। 100% सेंट्रल फंडिंग है, कम्प्लीमेंट्री फोर्टिफाइड फूड है। उसके अलावा मल्टी सेक्टरल कन्वर्जेंस है, जैसे कि और भी स्कीम है, जैसे अनीमिया मुक्त भारत है। NDDB फाउंडेशन इसको सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम। तो रिसेंटली नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था ह्यूमन टिश्यू एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 के द्वारा 2014 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसने रिसेंटली कहा है कि अगर कोई डिसीज डोनर होगा तो उसके द्वारा जो अलॉटेड ऑर्गन्स होंगे वो विमेन पेशेंट और फीमेल रिलेटिव को पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी बजाय कि बाकी लोग के। तो इसका फुल फॉर्म नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो एक ये नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन का। ये ICMR बिल्डिंग जो है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी के अंदर है, सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ है। इसका काम है टू कोऑर्डिनेट, रेगुलेट, प्रमोट टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड डोनेशंस, फैसिलिटेट सेफ एंड एफिशिएंट एलोकेशन। तो
इसका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, नेशनल नेटवर्क डिवीजन है, वहाँ सेंट्रल रजिस्ट्री की तरह काम करता है, नेशनल बायो मटेरियल सेंटर है, टिश्यू बैंकिंग की तरह, कोऑर्डिनेशन विद आर रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड टिश्यू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है। ये नेशनल डाटाबेस बनाता है, ट्रांसपेरेंट एलोकेशन करता है, इशू गाइडलाइन इशू करता है, स्टाफ को ट्रेन करता है, अवेयरनेस कैंपेन रन करता है, मॉनिटर करता है कि कंप्लायंस हो सके टिश्यू एंड ह्यूमन ऑर्गन एलोकेशन एक्ट 1994 के हिसाब से। तो ये बहुत ज़रूरी काम ये करता है जिससे कि हेल्थ जान बचाई जा सके बहुत सारे लोगों की देश के अंदर। और अभी की भी जो गाइडलाइन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेबी ने अभी डिस्कस किया है कि ये रेगुलेटेड वेन्यूज़ होने चाहिए प्री लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डिस्कस करते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्रे मार्केट एक होता है, वहाँ जो है प्री लिस्टिंग से पहले डिस्कशंस होता है प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। तो उसके लिए भी रेगुलेटेड वेन्यूज़ होने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके, ताकि जो है अच्छे से उसकी प्राइस डिस्कवरी हो सके। तो एक फॉर्मलाइज प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है ताकि सेबी का ओवरसाइट ऑन ट्रेडिंग शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बिफोर देयर आईपीओ जो है वो हो सके। इट एम टू बी ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव टू अनरेगुलेटेड ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट में कई बार कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उससे इश्यूज़ दिक्कतें होती हैं। तो इससे प्राइस डिस्कवरी फेयर होगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहेंगे, स्ट्रेंथन मार्केट इंटीग्रिटी रहेगी। इनफॉर्मल मार्केट ये है ग्रे मार्केट, जहाँ की शेयर ऑफ कंपनीज अबाउट जो लिस्ट होने वाली हैं उनका ट्रेड होता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये ऑपरेट करता है आउटसाइड द रेगुलेटरी प्रीव्यू। तो अनऑफिशियल प्राइसिंग होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी कम होती है, इन्वेस्टर रिस्क होता है, फ्रॉड मैनिपुलेशंस हो सकता है, टैक्स लीकेजेस होते हैं। और इससे होता क्या है कि सेबी के मूव से फेयर प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी, रेवेन्यू एंड टैक्स कंप्लाइंसेस हो पाएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस हो सकेगा, मार्केट इफ़िशिएंसी हो सकेगी और ग्लोबल अलाइनमेंट हो सकेगा। जैसे कि बहुत सारे विकसित देशों में इस तरह के वेन्यूज़ हैं जहाँ की ग्रे मार्केट जो है डिस्कशन हो सकता है। तो सेबी जो है बहुत अच्छा कदम लेके आ रही है ताकि डिफरेंट अनछुए अनटच्ड जो इश्यूज़ हैं उनमें अपना एक अच्छा काम कर सके। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिसेंटली सीसीपी जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में रैपिडो पे 10 लाख का फ़ाइन लगाया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से इस्टेब्लिश हुई है टू सेफगार्ड द कंज्यूमर राइट। अगर पेनल्टी की बात किया जाए तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में इंड्रोसर और मैन्युफैक्चरर पब्लिशर तीनों पे पेनल्टी लगती है। मैन्युफैक्चरर को 2 साल की पेनल्टी लगेगी और 10 लाख तक का फ़ाइन होगा अगर पहला ऑफेंस किया है तो। और उसके बाद हर ऑफेंस पे जो है 50 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है। इंड्रोसर की बात की जाए तो 10 लाख का फ़ाइन हो सकता है, 1 साल का बैन हो सकता है। उसके अलावा फ्यूचर इंडोर्समेंट पे बैन हो सकता है, रिपीटेड ऑफेंसेस पे 50 लाख का फ़ाइन और बैन हो सकता है फ्यूचर इंडोर्समेंट पे अप टू 3 ईयर्स। अगर पब्लिशर्स की बात की जाए तो पब्लिशर्स को फ़ाइन हो सकता है 10 लाख का अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये पाती है कि पब्लिशर ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर पब्लिश किए हैं तो। ये बॉडी की बात करें तो 2020 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से चीफ कमिश्नर जो हैं इसको चेयर करते हैं विद 2 कमिश्नर्स। चीफ कमिश्नर होते हैं 2 कमिश्नर के साथ, एक गुड्स के लिए, एक सर्विसेज के लिए और एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है जो कि हेड होती है हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। इसका काम है प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर राइट्स को, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन करना, मिसलीडिंग ऐड को हटाना, पेनल्टी इम्पोज करना, क्लास एक्शन सूट इनिशिएट करना, कंज्यूमर्स को अवेयर करना। सेक्शन 10 और बाकी सब सेक्शंस के हिसाब से जो है ये पेनल्टी लगाती है और ये भी इंश्योर करती है कि थोड़ा मार्केट में एक डर बना रहे, एक जो है एक डिटरेंस एस्टैब्लिश हो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एस्टैब्लिश हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सिर्फ 32 ही लीस्ट कॉस्ट पाथवे को टाइगर कॉरिडोर की डेफिनेशन में रखा है और जो भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान में थे न्यूअर साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से उनको हटा दिया गया है। अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एपेक्स अथॉरिटी है टाइगर कंजर्वेशन के लिए,
2005 में इस्टेब्लिश हुई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसको चेयर करते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, मेंबर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियल्स, और अदर मेंबर्स भी रहते हैं। ये इसका काम होता है कि ये अप्रूव करे टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स को, ले डाउन करे गाइडलाइंस को, और इंश्योर करे कि इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो सके, प्रोवाइड करे फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंडक्ट करे पीरियोडिक अप्राइजल, और ये प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरसी करता है और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को भी ये देखता है। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो अभी रिसेंटली कंजर्वेशन सेटबैक हुए हैं, जहाँ पे कि अभी रिसेंटली इसने कॉरिडोर प्रोटेक्शंस को नैरो कर दिया है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट देने की बात हुई है कि माइनिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट को बेनिफिट देने के लिए बाईपास हुआ है। लीगल इम्प्लीकेशंस भी ये देखता है कि किस तरह से लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और इकोलॉजिकल रिस्क बढ़ सकता है, ताकि टाइगर का जीन फ्लो को थ्रेटन हो सके। अभी रिसेंटली दोस्तों युगांडा को डिस्कस करते हैं। इसने यूनाइटेड स्टेट के जो डिपोर्टेड माइग्रेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने को रेडी हो गया है। लोकेशन देखें तो केनिया है, लेक विक्टोरिया है, रवांडा है, तंजानिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और साउथ सूडान है। अगर देखें लेक विक्टोरिया, जो कि बहुत बार पूछा जाता है यूपीएससी में, इसके एडजेसेंट कंट्री को, तो आप इसको याद रख सकते हैं KUT। और अब आप इंग्लिश का एक शब्द जो जिसको काटना बोलते हैं, उससे भी याद रख सकते हैं। सी बस केनिया याद रखना, कट। तो केनिया, युगांडा और तंजानिया, ये इसको देखते हैं। लैंडलॉक कंट्री है युगांडा, एक ईस्ट अफ्रीका में, और इक्वेटर के ऊपर बैठा हुआ है। अगर देखें तो वही जो हम लोगों ने इसके नेबर्स को डिस्कस किया था, कंपाला इसकी कैपिटल है। केनिया, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा और तंजानिया इसके पड़ोसी हैं। वाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से, फ्लो करती है नॉर्थ की तरफ विक्टोरिया नील टुवर्ड्स लेक क्योगा और अल्बर्ट लेक की तरफ। एक्सटेंसिव लेक सिस्टम है, लेक विक्टोरिया, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड और लेक क्योगो। माउंटेन्स की बात की जाए करें तो वेंजोरी माउंटेन्स है वेस्ट में, माउंट स्टैनले है, मार्गरेटा माउंटेन्स है जो कि अफ्रीका के थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन है, माउंट एल्गन है जो कि केनिया बॉर्डर पर है, वेस्टर्न आर्म में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है। सेंट्रल युगांडन प्लेटू है जो कि 1000 से 1300 मीटर की हाइट तक है। वोल्केनिक एंड फेरालिटिक सॉइल्स हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बट एल्टीट्यूड मॉडरेट है। एग्रीकल्चर में कॉफ़ी, टी, कॉटन के लिए फेमस है। मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, एनर्जी, क्रूड ऑयल मिलता है अल्बर्टाइन ग्रैबन में। दोस्तों PDF आपको चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/BYS के चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ आपको और भी मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर टॉपिक के PDF मिलेंगे, और जो हम डिस्कशंस वहाँ करते हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं और भी आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू दोस्तों।